इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर नीट एंट्रेंस एग्जाम के लिए डिस्कस कर रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर 2 है आपकी 12th NCERT का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो जैसा मैं हर वीडियो में करता हूं, सबसे पहले लेट अस लुक एट द प्रोबेबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट आर लाइकली टू अपीयर इन नीट। सो मोस्ट प्रोबेबली दिस नंबर वुड बी 3, बट माइंड यू इट कैन बी 4 एज वेल। तो ये 3 या 4 क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। तो अगर आप देखें 90 क्वेश्चंस का आपका पेपर, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक ये चैप्टर हो गया। So this chapter is relatively more represented in your NEET entrance exam. So इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। मैं जानता हूँ कि ज़्यादातर अच्छे बच्चे इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी हैं, and that is the good part of it. It is represented more and we know it very well. So this is very very good. और कुछ बड़े अच्छे बड़े इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स हैं और बड़ा अच्छा लगता है जिनको पढ़ने में, समझ में भी बड़ी आसानी से आ जाते हैं और आपको आते भी बहुत अच्छी तरह से। मेरा काम हमेशा की तरह इस चैप्टर में फिर आपको उन क्वेश्चंस की तरफ आपका ध्यान दिलाना है। नंबर 1 जो बहुत कॉमनली आस्क्ड हैं, नंबर 2 जो हो सकता है आप सोच ना पा रहे हो, नंबर 3 जो हो सकता है आपसे चूक गए हो, और नंबर 4 जो आपने कभी पढ़ने नहीं है। सो ये भी याद रखिए, चौथा पॉइंट बहुत जरूरी है। सो देखिए मेरे हाथ में ये एक लेटर से मेरे पास ये एक इस तरह की एक स्ट्रक्चर है, आप अपने घर में जानते हैं, देख रहे हैं लीव्स है इसमें, ये आर्टिफिशियल है। यू कैन थिंक अबाउट दी नेचुरल वन एज वेल। इसमें से मैंने एक लीफ को काट लिया है। सो अगर मैंने एक लीफ को काट लिया, से फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने ही यहाँ पर लेट अस कट वन मोर लीव समथिंग लाइक दिस, इसको ऐसे काट लेते हैं और देन लेट अस लुक एट इट। तो इसको देखते हैं। देखिए ये आप देख रहे हैं लीफ है, ये लीफ का ब्लेड है, आप जानते हैं ये पीटियोल है। और ये मैं क्या कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर लीफ ब्लेड को फोल्ड कर रहा हूँ और मिड रिब से जोड़ दे रहा हूँ, और यहाँ पर भी फिर मैं इसको फोल्ड करके और इसको मिड रिब से जोड़ दे रहा हूँ। अब आप देख रहे हैं कि ये 2 लोब का एक स्ट्रक्चर बन गया है। सो अगर आप देखें बड़े ध्यान से, गिव मी सम टाइम, तो आप ये देख रहे हैं मैंने क्या किया, 2 मार्जिन्स हैं लीफ ब्लेड के, उनको फोल्ड कर दिया और उनको बीच में मिड रिब से जोड़ दिया। और अब आप इसको ऐसे देखिए। सो दिस वुड बी द फिलामेंट एंड दिस वुड बी द एंथर। सो आप देख रहे हैं कि ये फिलामेंट है, ये एंथर है। दोबारा देखिए आपने करना क्या है, ये आपको मिड रिब दिखाई दे रही है, आपने ये जो लीफ ब्लेड है इसके मार्जिन को यहाँ तक जोड़ देना है। से फॉर एग्जांपल बहुत बेसिक बात आपको बता रहा हूँ, इस तरह से जब आप मोड़ देंगे, इसको आप देख पा रहे होंगे, इस तरह से आप मोड़ देंगे और फिर आपने इस तरह से एक स्ट्रक्चर बना दिया। ये मॉडिफाइड लीफ है, ये मॉडिफाइड लीफ है, इसको आप जानते हैं एंथर कहते हैं। सो आप समझ गए कि इस पार्ट को एंथर कहते हैं, इस पूरे पार्ट को स्टेमन कहते हैं। और अब आपको समझ में आ गया ये मॉडिफाइड लीव्स हैं, इनको माइक्रोस्पोरोफिल क्यों कहते होंगे। दूसरी चीज, एक काम और करते हैं, दूसरा एक और काम ये करते हैं कि अब की बार जो लीफ ब्लेड के मार्जिन्स थे उनको मिड रिब से ना जोड़ करके आपस में जोड़ देते हैं। तो देखिए आपस में मैंने जोड़ दिया। अब अगर आप इस तरह से देखें तो ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है। अब आप देख रहे हैं कि ये बेसिकली कार्पल या पिस्टल बन रहा है। और ये जो वेंट्रल सूचर है, ये जो वेंट्रल सूचर है, इसके अंदर की तरफ एक टिश्यू होगा जिसको आप कहते हैं प्लेसेंटा, और उसके ऊपर ओव्यूल अटैच होते हैं और पैटर्न ऑफ ओव्यूल अटैचमेंट को आप प्लेसेंटेशन कहते हैं। और इस चीज को फिर आप मॉडिफाइड लीफ या मेगा स्पोरोफिल कह रहे हैं। सो मुझे उम्मीद है ये एक बड़ा सिंपल कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इस चैप्टर में सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि एंजियोस्पर्म्स इतने ज्यादा सक्सेसफुल क्यों हुए। जैसा मैं आपसे पहले भी बता चुका हूं, लैंड पर सक्सेस के लिए जो बेसिक रिप्रोडक्शन है वो वाटर से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। और इवोल्यूशन ऑफ फ्लावर, डेवलपमेंट ऑफ दिस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर, दिस इज द नंबर 1 रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ एंजियोस्पर्म्स। सो इसीलिए अगर आप देखेंगे तो आपकी एनसीईआरटी शुरुआत भी फ्लावर से कर रही है। सो यहां पर अगर आप देखेंगे फ्लावर के बारे में ही आपकी एनसीईआरटी कह रही है, फ्लावर अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यू नो अबाउट फ्लोरल प्राइमोर्डियम एटसेट्रा एंड द वेरियस फैक्टर्स दैट हैपन्स एट द टाइम ऑफ द फ्लावरिंग। सो ये एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर आप एक्सटेंड करना चाहते हैं अपनी नॉलेज को, तो मैं एक छोटा सा क्विज आपके सामने कह रहा हूं, वो जरा सा थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कीजिए इफ यू हैव टाइम अवेलेबल विद यू। तो क्वेश्चन ये है कि अगर आप एंजियोस्पर्म्स अर्ली देखें और जो इवॉल्व्ड एंजियोस्पर्म्स जो बाद में अपीयर हुए, तो फ्लावर के इवोल्यूशन में कुछ ट्रेंड्स हैं। तो ट्रेंड्स में मुझे एक ये बताइए कि सिमेट्री कैसे चेंज हुई है। जाइगोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक की टर्म्स में सोचना है। दूसरी चीज आपने ये देखना है कि नंबर ऑफ फ्लोरल पार्ट्स कम हुए हैं कि ज्यादा हुए हैं। तीसरी चीज कि उनका कोहेशन एडेशन
बढ़ा है कि घटा है। तो आपस में जुड़ने को कोहेशन कहते हैं, एक दूसरे से जुड़ने को क्या कहते हैं, एडेशन कहते हैं। प्लांट मॉर्फोलॉजी याद कीजिए क्लास 11 से, वो ट्रेंड इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। क्या आप ये जो फ्लोरल पार्ट्स में जो मैं आपको इवोल्यूशनरी ट्रेंड बता रहा हूं, इनको पॉलिनेशन से कोरिलेट कर सकते हैं इन द इवेंट ऑफ अ गुड रीजन असर्शन टाइप ऑफ क्वेश्चन अपीयरिंग इन द नीट एंट्रेंस एग्जाम। एंड व्हाट अबाउट द पोजीशन ऑफ द ओवरी? आपने देखना है कि इवोल्यूशन ऑफ फ्लावर में ओवरी की पोजीशन ज्यादातर क्या हो रही है, क्या सुपीरियर है या इंफीरियर है। ये 2-4 ट्रेंड मैंने आपको बताए जो फ्लावर के आपने बेसिकली इवोल्यूशन में देखना है। सो मुझे उम्मीद है ये पहला कंसेप्ट आपको समझ में आया। जब हम दूसरा आते हैं तो देखिए, दूसरा जब हम आते हैं तो यहां पर स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम और पोलन ग्रेन। तो जब हम मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं तो स्टेमन आप जानते हैं, फिर माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है और पोलन ग्रेन क्या है। सो ये बहुत आसान पार्ट है, आप सब जानते हैं कि बेसिकली जो स्टेमन है उसमें फिलामेंट है और हमने ये कहा कि ऊपर एंथर है और आप जानते हैं कि एंथर के बीच में ये कनेक्टिव होगा और इसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं जुड़ने के। प्लांट मॉर्फोलॉजी में हमने देखा था व्हाट इज डॉर्सी फिक्स्ड, व्हाट इज बेसी फिक्स्ड, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो वो तरीका वो आपको प्लांट मॉर्फोलॉजी से याद होगा। अब आपने मुझे ये बताना है कि बाइलोब्ड का मतलब क्या है, अगला मेरा क्वेश्चन ये है, और डायथीकस का मतलब क्या है। सो अगर मैं एंथर के कंटेक्स्ट में बाइलोब्ड शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं और डायथीकस शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, क्या ये एक ही चीज है या अलग अलग है? अलग अलग हैं तो इनका स्पेसिफिक मतलब क्या है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपसे ये पूछते हैं कि ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम किसे कहते हैं। सो व्हाट इज अ माइक्रोस्पोरेंजियम? सो मुझे एग्जैक्टली ये शब्द समझ में आना चाहिए। व्हाट इज, देखिए अभी मैंने आपको एक चीज बताई, व्हाट इज अ माइक्रोस्पोरोफिल। सो मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया माइक्रोस्पोरोफिल, आपने मुझे बताना है कि माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है और आपने मुझे बताना है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या है और फिर आपने मुझे बताना है कि माइक्रोस्पोर क्या है। सो ये जो मेल ऑर्गन है इसके संदर्भ में जो आपने बात करनी है वो ये करनी है। So these are the things that you must remember. What is a microsporophil? Be sure what is microsporangium, what is actually microspore mother cell और microspore। और उसके बाद में जो ट्रांसफर सेक्शन का डायग्राम है, this is very very important, needless to say, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रांसफर सेक्शन का। अब आप जानते हैं ये रहा माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम की वॉल, इसकी लेयर्स। सो अगला क्वेश्चन जो बनता है, लेयर्स ऑफ वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। सो आप सबसे बाहर एक लेयर बनाएंगे, इसको आप एपिडर्मिस कह सकते हैं, फिर आप एक और लेयर बनाएंगे, इसे आप एंडोथीसियम कहते हैं, फिर आप 2-3 लेयर बनाएंगे, 2-3 लेयर, इनको आप मिडिल लेयर कहते हैं, और सबसे अंदर जो एक लेयर है इसे आप टेपेटम कहते हैं। सो ये सीक्वेंस आपको पता होनी चाहिए, इधर से इधर और इधर से इधर। सो हमने कहा लेयर्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, ये बात आपको पता होनी चाहिए। वॉल ऑफ एंथर में क्या क्या लेयर्स हैं, ये बात बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। अब आप ये बताइए कि ये जो टेपेटम है इसका रोल क्या है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि रोल क्या है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी ये कह रही है कि ये क्यों बाई न्यूक्लिएट और इवन मल्टी न्यूक्लिएट हो सकता है, किस वजह से ये बाई न्यूक्लिएट या मल्टी न्यूक्लिएट भी हो सकता है। एक्चुअली इसमें पॉलीप्लॉइडी भी देखने को मिल सकती है। इसका मतलब अब हम ये देख रहे हैं कि एंडो डुप्लीकेशन हो सकता है, एंडो डुप्लीकेशन आप जानते हैं जेनेटिक्स से, और आप ये देखिए कि माइटोसिस हो सकता है, माइटोसिस दैट इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। दिस वुड बी अ वेरी वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस इन टेक्स्ट क्वेश्चन। और तीसरा, फॉर्मेशन ऑफ रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियाई, फॉर्मेशन ऑफ रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियाई। ये 3 वजह मैंने आपको बताई कि ये टेपेटम किस तरह से इसकी ये जो यूनिक कंडीशन है ये किस तरह से हो सकती है। फिर आपने मुझे बताना है कि वो कौन सी लेयर्स हैं दैट हेल्प इन डहीसेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर एंथर। डहीसेंस किस तरह से होता है, विच लेयर्स आर हाइग्रोस्कोपिक, कौन सी स्वेल करके फिर उसके अंदर प्रेशर बढ़ता है एंड देन इट रप्चर्स एंड लीड्स टू दी डहीसेंस
fluorescence of the wall of the anther releasing the pollens. And then you know that there would be microspore mother cells. These are the myocytes, and the microspore mother cells, the microspore mother cells will be haploidy, will be diploids. ये कैसे सेल होंगे? डिप्लॉयड होंगे। इनमें आप जानते हैं कि मियोसिस होगा और मियोसिस से एक पोलन टेट्राड बनेगा। और ये जो पोलन बना है, ये जो माइक्रोस्पोर बना है, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द मेल गैमेटोफाइट। सो मेल गैमेटोफाइट भी समझिए, एक और टर्म आपको समझ में आ गई कि मेल गैमेटोफाइट किसे कहते हैं। और आप जानते हैं जब मैं पोलन टेट्राड कह रहा हूं, सो डू यू नो द कार्बोहाइड्रेट दैट इज कीपिंग देम टुगेदर? क्या आप इस कार्बोहाइड्रेट का नाम जानते हैं? और उस एंजाइम को जानते हैं जो कि इस कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलाइज करेगा ताकि ये सारे के सारे एक दूसरे से अलग हो सकें। सो ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो यहां तक हमने देखा कि किस तरह से एक माइक्रोस्पोर बना। अब माइक्रोस्पोर खुद उसका स्ट्रक्चर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये सारी की सारी चीजें, अब देखिए बाइलोब, डाइथीकस, माइक्रोस्पोरेंजिया, पोलन सैक, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, व्हाट इज द टेपेटम, स्पोरोजेनस टिश्यू, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, टेट्राड बनता है। देखिए ये माइक्रोस्पोर लिखा है, पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन की डेवलपमेंट पे आता है कि किस तरह से पोलन ग्रेन डेवलप करते हैं। अगर आप ये डायग्राम नंबर फिगर 2.5 देख रहे हैं, उसमें पार्ट 1 देखिए, यू कैन सी द टेट्राड, you can see the tetrad. This is very very easy now. अब आप देखिए इसके बाद में एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है स्पोरोपोलेनिन। सो पोलन ग्रेन की 2 लेयर्स, एक इंटाइन अंदर और एक एक्साइन, दोनों का केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल अलग है। आप जानते हैं एक्साइन स्पोरोपोलेनिन है और जो इंटाइन है वो सेलुलोज की बनी हुई है। सो खास तौर पे सेलुलोज की बनी हुई है और पेक्टिन की बनी हुई है, लेकिन बाहर वाली जो लेयर है स्पोरोपोलेनिन, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स एक मॉलिक्यूल है। आप जानते हैं कि ये किसी भी एंजाइम से हाइड्रोलाइज नहीं होता, बहुत ही खतरनाक कंडीशंस में सरवाइव कर सकता है। यूवी लाइट का भी इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता है। क्या आप इसका थोड़ा बहुत केमिकल नेचर जानते हैं? क्या आपने कभी इसके केमिकल नेचर को जानने की कोशिश भी करी या केवल अपनी एनसीईआरटी पढ़ के वहीं तक रख दिया? देखिए, इफ यू आर स्टडीइंग साइंस, एन इंक्विजिटिव माइंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब आप पहली बार कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो हो सकता है स्पोरोपोलेनिन आपने कई बार ये पढ़ा हो कि ये बहुत रेजिस्टेंट है, ये है। आपने ये भी पढ़ा होगा कि प्लांट्स में फॉसिलाइजेबल पार्ट्स ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि फॉसिलाइजेबल पार्ट्स जो है उनका हार्ड मटेरियल होना चाहिए, लेकिन फिर भी पोलन मिल सकता है। उसकी वजह फिर आपने देखी इस स्पोरोपोलेनिन की वजह से। ये सब आप जानते हैं, लेकिन क्या आपने एक बार कोशिश करी कि केवल ये देख लें कि ये स्पोरोपोलेनिन एक्चुअली है क्या भला? हमें कुछ पता भी है या आज भी हम बिल्कुल डार्क में हैं या अभी भी स्पेक्यूलेशन है? क्या हम जानते हैं कि हो सकता है कि टेपेटम का कोई इंपॉर्टेंट रोल हो इसको सिक्रीट करने में? क्या कोई इस तरह का हाइपोथेसिस है? और जो इंटाइन है वो कहां से आती है? सो ये 2-3 चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। इसके लिए मैं आपसे कहता हूं कि व्हेन यू आर स्टडीइंग साइंस, कम से कम इतना कोशिश जरूर कीजिए आसपास अपनी नॉलेज को एक्सटेंड करने की। तो मुझे उम्मीद है अब आपको बहुत सारे क्वेश्चंस यहां पर समझ में आ रहे हैं। हमने मेल गैमेटोफाइट की बात करी, आप जानते हैं पोलन के बारे में एक बहुत बढ़िया डायग्राम, दिस इज नाउ वेरी वेरी सिंपल, यू नो अबाउट इट कि किस तरह से ये जो पोलन है, ये हैप्लॉइड जो सेल है एक्चुअली, ये देखिए आपकी एनसीईआरटी में जो हैप्लॉइड सेल है, ऊपर वाला जो बी डायग्राम है उसमें देखिए, फिर उसमें एक डिवीजन हुआ है, 2 सेल स्टेज आई हैं। कैन यू सी द 2 सेल स्टेज दैट इज बीइंग फॉर्म्ड? एक लार्जर सेल है और एक स्मॉलर सेल है। सो डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन द 2 सेल्स? आपकी एनसीईआरटी पैराग्राफ के अंदर लाइन में लिख रही है साइटोप्लाज्म कैसा है, क्या चीज कैसी है। सो 2 सेल्स का नाम क्या है? याद करिए, एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल। और बिल्कुल क्लियरली 2 लाइंस लिखी हुई है इस पैराग्राफ में। सो इस पैराग्राफ में 2 लाइंस लिखी हुई हैं आपके इन दोनों सेल्स के बारे में कि किस तरह से आपने देखना है कि फूड रिजर्व किसमें है, न्यूक्लियस कैसा है, इन दोनों का डिफरेंशिएशन। ये एक
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों सेल्स के बीच में आ सकता है, यहां पर आप देखिए। और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि मेजॉरिटी ऑफ द एंजियोस्पर्म में जो पोलन शेड होता है वो कितनी सेल स्टेज में होता है और रेस्ट ऑफ देम में कितनी सेल स्टेज में होता है। अगर 2 सेल स्टेज में है तो ये 2 सेल कौन कौन से हैं, और अगर 3 सेल स्टेज में है तो वो कौन सा सेल है जिसने डिवाइड करके एक्चुअली 2 सेल को 3 सेल स्टेज में कन्वर्ट किया है। पोलन ट्यूब में कौन सा सेल आगे जाता है, कौन सा सेल पीछे रहता है, ये भी बात आपको समझ में आनी चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द जर्म पोर्स। जर्म पोर्स कौन सी लेयर में है पोलन ग्रेन की और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। सो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये डायग्राम बनाऊं, मान लीजिए हमने ये कहा कि पोलिनेशन हो गया, पोलन डिपॉजिट हो गया स्टिग्मा के ऊपर, लेट अस से ये आउटर लेयर है, ये इनर लेयर है, यहाँ आपने कहा जर्म पोर्स हैं। क्या आप कुछ इस तरह की चीज भी जानते हैं कि नंबर ऑफ जर्म पोर्स भी किसी प्लांट को आइडेंटिफिकेशन करने में आपकी मदद कर सकते हैं कि कितने जर्म पोर्स हैं उसके अंदर। और ये जो इंटाइन है ये फिर इसके बाहर निकलेगी, थोड़ा सा जर्म पोर इस तरफ बना लेते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, इस तरफ बना लेते हैं। तो ये देखिए ये जो इंटाइन है ये इस तरह से ग्रो करेगी। इसको आपने पोलन ट्यूब जर्मिनेशन कहा। देयर विल बी पोलन पिस्टल इंटरेक्शन दैट विल बी फैसिलिटेटिंग द ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब इनटू द स्टाइल इनटू द स्टाइल ऑफ द पिस्टल। ये इस तरह से अंदर ग्रो करेगी। और इसमें जो मैंने आपसे कहा कि वो सेल्स आ रहे होंगे, आपने मुझे बताना है कि आगे कौन सा है पीछे कौन सा है, 2 सेल स्टेज है कि 3 सेल स्टेज है। सो 2 सेल स्टेज को अभी भी आप इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट कहेंगे। इसका मतलब फुल्ली फॉर्म्ड मेल गैमेटोफाइट विल बी द पोलन ग्रेन दैट हैज अ पोलन ट्यूब विद 3 सेल्स। दिस वुड बी द मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। बहुत अच्छे बच्चों से बात कर रहा हूं, गैमेटोफाइट आप जानते हैं किसे कहते हैं। सो पहली बात तो आपको मेल गैमेटोफाइट समझ में आया कि ये किस तरह से बनता है। सो ये दिस वुड बी अ सिंपल क्वेश्चन, बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। एंड ऑब्वियसली पार्थेनियम हिस्ट्रोफोरस, इसके बारे में कुछ पता होना चाहिए। कांग्रेस ग्रास, कैरेट ग्रास कहते हैं, किस तरह से इंडिया में इंट्रोड्यूस हो गया और इसके पोलन्स क्या हेल्थ हैजार्ड हमारे लिए करते हैं, और पोलन क्या हमेशा ह्यूमन बींग्स के लिए डेट्रीमेंटल है या दे आर सपोज टू हैव सम न्यूट्रिटिव एडवांटेजेस एज वेल। सो ये 2-3 चीजें इस पर्टिकुलर चीज में आपने देखी। और दिस फिनिशेस बेसिकली द मेल गैमेटोफाइट, द डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट। माइंड यू अ very important diagram, the layers of the anther wall, the microsporangium structure, this is a very important thing. The 2 cell and the 3 cell stage, the difference between intine and exine, the pollen pistil interaction, and then the pollen allergy and the nutritive effects of the pollen grains. This is what your NCERT is teaching, and this is how the basically the paper is being set. अब अगर हम फीमेल पार्ट की तरफ आए तो देखिए अगला जो आपका टॉपिक है इसमें, दैट इज अबाउट द पिस्टल। एंड लुक एट द टर्म द मेगास्पोरेंजियम। सो अब की बार जो टर्म है वो मेगास्पोरेंजियम है, वहां पर हमने देखा था माइक्रोस्पोरेंजियम है, और मेगास्पोरेंजियम के लिए देखिए बीच में लिखा है ओव्यूल। और जब मैं आपको शुरू में ये वीडियो बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि ओव्यूल क्या होते हैं ओवरी के अंदर और किस टिश्यू पर अटैच होते हैं, जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा भी आपको पता है, और अब आपको पता है कि टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन आप 11th में करके आए हैं, एक्साइल, पेराइटल, बेसल, फ्री सेंट्रल, एटसेट्रा एटसेट्रा। वो सारे के सारे टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इस टाइम एक बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी फ्रीक्वेंटली द प्लेसेंटेशन इज आस्क्ड, वेरी फ्रीक्वेंटली द एग्जांपल्स ऑफ द वेरियस प्लांट्स विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लेसेंटेशन इज वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड। सो मुझे उम्मीद है अब आपको यह भी समझ में आ गया प्लेसेंटा क्या है, ओवरी क्या है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी क्या है, स्टिग्मा क्या काम करती है, स्टाइल का क्या काम है, ये सब चीज आपको समझ में आ गई। और देखिए अब हम ओव्यूल की बात करते हैं। सो जब आप ओव्यूल की बात करते हैं तो मैं एक रफ डायग्राम आपके सामने बना रहा हूं। अगेन लेट अस प्ले अ क्विज। मैं एक फंक्शनल टाइप का डायग्राम बनाऊंगा और आपसे कहूंगा कि आप इसको थोड़ा सा लेबल करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए मैं एक से फॉर एग्जांपल एनाट्रोपस, सो मैं एक एनाट्रोपस ओव्यूल बनाने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे बताइए क्या होता है।
सो पहला तो क्वेश्चन यही हो गया कि व्हाट एग्जैक्टली इज एनाट्रोपस। दूसरा ये बताइए क्या आप कुछ और शब्द भी जानते हैं जैसे ऑर्थोट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस, इर्सिनोट्रोपस। इट इज गुड टू हैव दीज नॉलेज, इट इज गुड टू हैव दीज नॉलेज प्रोवाइडेड आपको एनसीईआरटी सारी आती है, तब उसके बाद में एनसीईआरटी की एक्सटेंशन कोई बुराई चीज नहीं है। मैंने बहुत से बच्चों को देखा है कि जस्ट वो पहले बाहर की फालतू की चीजें पढ़ते हैं एनसीईआरटी को नेग्लेक्ट करने के बाद में। अदर वे राउंड द knowledge is good the other way around. First you must be comfortable about everything from the NCERT because this is where 75 questions at least will be asked in the NEET entrance exam, which is 300 marks. Let me put it very candidly and bluntly. This is absolutely clear in our mind. The first and foremost thing would be the NCERT, and obviously because there would be some mistakes in the NCERT as well. It's a human nature that we actually commit some unforced errors, so we will have to have some cushion, and therefore it is very important to extend our knowledge beyond NCERT, but it should be around NCERT only. NCERT, very rare questions are very rarely asked in entrance, so students are not selected because they commit silly mistakes in the questions that they know. It is not because that they do not know lot of questions that have been asked in the medical entrance exam. ऐसा नहीं है कि मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में एक अच्छे बच्चे का सिलेक्शन इसलिए नहीं होता कि बहुत से क्वेश्चन उसे आते नहीं है। ज्यादातर मैंने ये देखा है कि गड़बड़ ये होती है कि आते सारे हैं लेकिन कुछ अनफोर्स्ड एरर रेट क्या हो गया, ज्यादा हो गया। मुझे उम्मीद है आप में से वो बच्चे जरूर मेरे साथ एग्री करेंगे जो हो सकता है एक बार एंट्रेंस दे चुके हों और पिछली बार इसी चीज के सताए हुए हों, तो उनको ये बात दोबारा सामने आ रही होगी और ये गलती दोबारा नहीं करनी है। बार बार मैं आपसे कहता हूं अगर उसी काम को उसी तरह से चाहे ज़्यादा मेहनत से करेंगे तो वही उसी तरह का रिजल्ट आएगा। अगर आपको रिजल्ट डिफरेंट चाहिए, अगर आप दोबारा पेपर दे रहे हैं, इस बार आपका सिलेक्शन होना चाहिए, तो समथिंग हैज़ टू चेंज इन द अप्रोच। ये बहुत ज़रूरी है, मेंटल टफनेस बहुत ज़रूरी है। सो मुझे ये बताइए कि मान लीजिए मैं से फॉर एग्जाम्पल लेट अस मेक टिश्यू समथिंग लाइक दिस। सो मैंने इस तरह से एक टिश्यू बनाया और मैंने ये इंटेगुमेंट्स बनानी शुरू करी। सो आई एम मेकिंग द इंटेगुमेंट्स। सो मैंने ये देखिए मैंने ये एक इंटेगुमेंट्स बनानी शुरू करी। इंटेगुमेंट्स को हम जानते हैं ये दो इंटेगुमेंट बनाई है तो बाईटेगमिक हो सकता है, दिस में भी बाईटेगमिक। एक आप ये याद रखिए कि किस में यूनिटेगमिक होता है ओव्यूल और किस में बाईटेगमिक होता है। So we do not have a lot of time in discussing the entirety, and then देखिए ये 90 डिग्रीज से रोटेट है और आप मुझे बताइए कि ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया, ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया। तो एक जस्ट एक रफ डायग्राम बता रहा हूँ, मुझे ये बताइए कि न्यूसेलस कहाँ पर होगा और ये जो न्यूसेलस है इसकी प्लॉइडी क्या होगी, ये क्या स्पोरोफिटिक टिश्यू है। फिर मुझे ये बताइए कि वेयर विल यू फाइंड द इंटेगुमेंट्स, इनको पहचानने की कोशिश कीजिए। दूसरी चीज़ आप पहचानने की कोशिश करिए कि इसका माइक्रोपाइलर एंड कैसा है। तो हो सकता है आपकी एनसीईआरटी इसको इस तरह से बना रही हो और मैंने इसको इस तरह से बना दिया है, एग्जाम में ये भी गड़बड़ हो सकती है। तो ये ध्यान रखिए कि माइक्रोपाइलर एंड कौन सा है, कलाजल या चलाजल एंड कौन सा है, ये दो चीज़ें बताइए। मुझे बताइए फ्यूनिकल किसे कहते हैं, मुझे बताइए हाइलम किसे कहते हैं और मुझे बताइए राफे किसे कहते हैं। क्या आप ओव्यूल का स्ट्रक्चर में ये सारे के सारे टर्म्स को लेबल कर पाएंगे? इज इट एब्सोल्युटली क्लियर? कैन यू डू दिस? दिस इज योर होमवर्क नाउ। इस वीडियो को देखने के बाद में एक कॉपी उठाइए, एक पेन उठाइए और अपने हिसाब से इस डायग्राम को बनाइए और डायग्राम को बनाने के बाद में एक एक पार्ट को लेबल करके उसके डिस्क्रिप्शन को समझिए, क्योंकि ये सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस चीज को क्या कहते हैं। हाइलम की डेफिनेशन आ सकती है, राफे की आ सकती है, फ्यूनिकुलस की है, फ्यूनिकल की आ सकती है। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। मुझे लगता है यहां से क्वेश्चन कॉमनली आस्क्ड है बच्चे, इसको आप जरूर कर लेंगे। अब आप ये देखते हैं कि हमें अब फीमेल गैमेटोफाइट की बात करनी चाहिए। सो नाउ लेट अस लुक एट द फीमेल गैमेटोफाइट। सो अगर हम फीमेल गैमेटोफाइट की बात करेंगे, दिस वुड बी काउंटर पार्ट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट। और मेल गैमेटोफाइट में मैंने आपसे कहा था कि फुल्ली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट विल हैव एवरीथिंग दैट इज हैप्लॉयड, और हमने कहा था एक पोलन ट्यूब है और उसके अंदर 3 सेल स्टेज हैं, दैट वुड बी द मैच्योर मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म्स। अब हम बात कर रहे हैं फीमेल गैमेटोफाइट की। तो देखिए ये जो स्ट्रक्चर है इसको आपने कहा न्यूसेलस। न्यूसेलस में एक माइक्रोस्पोर मदर सेल होगा,
माइक्रोस्पोर मदर सेल होगा, मुझे बताइए कौन से एंड पर होगा, माइक्रोपाइल एंड पर होगा के कलाजल एंड पर होगा। पहली चीज तो एक और क्वेश्चन ये देखिए, सो हमने ये कहा कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल, दूसरी बात ये बताइए इसकी प्लॉइडी क्या होगी, व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ द माइक्रोस्पोर मदर सेल। फिर हम ये कह रहे हैं कि माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा। मैं क्वेश्चन भी पूछता जा रहा हूं और मुझे लग रहा है आंसर भी देता जा रहा हूं, तो कोई बात नहीं। तो आप ये देखिए कि इसमें मियोसिस होगा और 4 सेल बनेंगे। तो ये कॉरस्पॉन्ड कीजिए, कॉरस्पॉन्डिंग चीजें सोचने की कोशिश कीजिए मेल के साथ में। वहां पर भी आपने देखा था कि एक टेट्राड बना था, यहां पर भी आप क्या देखेंगे, एक टेट्राड बनेगा। से फॉर एग्जांपल अगर ये मैं आउटर लेयर की बात करूं तो हम ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर ये माइक्रोस्पोर मदर सेल था तो इसमें एक डिवीजन, उसके बाद में दोनों सेल्स में डिवीजन, और ये 4 मेगा स्पोर्स बन गए। तो देखिए मैं शब्द क्या इस्तेमाल कर रहा हूं, मेगा स्पोर्स। अब हम माइक्रोस्पोर की जगह क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, मेगास्पोर। मुझे बताइए इसकी प्लॉइडी क्या होगी, व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ द मेगास्पोर। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, अब आप ये जानते हैं टिपिकली जो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होती है, व्हाट इज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, व्हाट इज बाइस्पोरिक डेवलपमेंट, व्हाट इज टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट। थोड़ा सा एक्सटेंड कीजिए अपनी नॉलेज एनसीईआरटी से। मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक, टेट्रास्पोरिक क्या होती है, और मोनोस्पोरिक किसे कहते हैं। खास तौर पे जो आपने पढ़ना है वो मोनोस्पोरिक। मोनो का मतलब हो गया एक, सो इसका मतलब इनमें से 3 डीजेनरेट हो जाएंगे। अब मुझे बताइए वो कौन से है, ऊपर वाले या नीचे वाले, कौन से डीजेनरेट हो जाएंगे, ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। सो हमने ये देखा कि ये जो टेट्राड बना था इसमें से 3 मेगास्पोर क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे। आपने ये सोचना है कि कौन से मेगास्पोर्स जो है वो डीजेनरेट हो जाएंगे। जो बच गया उससे हम कहानी शुरू करते हैं, दैट वुड बी द फंक्शनल मेगास्पोर। दैट वुड बी द फंक्शनल मेगास्पोर। इसे हम क्या कहेंगे, फंक्शनल मेगास्पोर कहेंगे, जो बच गया। अब इसमें अब आपने देखना यह है कि फंक्शनल मेगास्पोर में अब जो डेवलपमेंट होती है, मेगास्पोर की डेवलपमेंट, दैट इज बेसिकली अ पॉलीगोनम टाइप ऑफ डेवलपमेंट, वो किस तरह से होती है। सो हम ये देखेंगे कि इसका जो न्यूक्लियस है वो पहली बार डिवाइड हुआ, 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिविजन होंगी, 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन, पहली के बाद में 2, दूसरे के बाद में आपने ये कहा कि 4, ये आप जानते हैं 2-2 हो गए, और उसके बाद में तीसरे में आप कहेंगे 8। सो टोटल कितने हो जाएंगे, 8 न्यूक्लियाई। फिर आप जानते हैं, मैं बीच में कुछ डायग्राम को मिस कर रहा हूं, फिर आप जानते हैं कि 3 एक तरफ ऑर्गेनाइज होंगे और बीच में 2 न्यूक्लियाई आ जाएंगे। 6 सेल के चारों तरफ सेल वॉल बनेगी, 6 के चारों तरफ सेल वॉल बनेगी, 6 के चारों तरफ क्या बनेगी, सेल वॉल, जिसकी वजह से 7 सेल्ड स्ट्रक्चर बनेगा। और ये 8 न्यूक्लिएट का जो है फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, जिसे आप मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट कह रहे हैं एंजियोस्पर्म में। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट। अब आप मुझे बताइए कि अगर मान लीजिए ये एग सेल है, अगर मान लीजिए ये बीच वाला एग सेल है, तो इन दोनों को क्या कहेंगे, सबकी प्लॉइडी बताइए। और दूसरी चीज, यहां पर क्या आपको कुछ इस तरह के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखाई देते हैं इन सेल्स में, इस तरह से, और इनका क्या रोल है, पोलन ट्यूब जब एंटर करता है उसको गाइड करने में इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट। सो मैंने ये देखना है कि एग सेल के एडजॉइनिंग कौन से सेल्स हैं और इनके एपाइकल सरफेस पे ये फिंगर लाइक क्या चीज है, और इसका क्या रोल है फर्टिलाइजेशन में, व्हाट रोल डज इट प्ले इन द फर्टिलाइजेशन। इन 3 सेल्स को क्या कहते हैं, इनका होता क्या है बाद में, और ये जो 2 चीज हैं इनको आपने क्या कहा, और बाद में इनका क्या फेट है। देखिए ये दोनों न्यूक्लियाई अलग है एक सेल के अंदर, इस सेल को क्या कहते हैं, इन न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, और डबल फर्टिलाइजेशन में इनका स्पेसिफिक रोल क्या है, और जो स्ट्रक्चर बनेगा इसके फर्टिलाइजेशन के बाद में उसकी प्लॉइडी लेवल क्या है। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट में। तो मैंने आपसे कहा कि अगर आपको पॉलीगोनम पता है और आप एक्सटेंड करना चाहते हैं
तो एक और तरीका होता है लीलियम टाइप ऑफ डेवलपमेंट, उसको भी आप देख सकते हैं, लेकिन पहले पॉलीगोनम टाइप डेवलप देखिए और दूसरा मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक, टेट्रास्पोरिक की बात भी आपको आनी चाहिए। सो अब हम अपनी एनसीईआरटी देखते हैं तो मेगास्पोरोजेनेसिस की बात हो रही है, मेगास्पोर, मदर सेल, ये सारा का सारा। अब आपने देखा कि यहां पर वो सारा का सारा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये सारी की सारी चीजें यहां पर आपके सामने पहुंच गई हैं। अब आपने इसको बड़े ढंग से तैयार करना है। इस डायग्राम को देखिए, इस बहुत बढ़िया डायग्राम को ऊपर देखिए, आपको आइडिया हो जाएगा माइक्रोपाइलर एंड और कलाजल एंड जो मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूं उसका क्या सिग्निफिकेंस है। इसके बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो नेक्स्ट कंसेप्ट है इस पर्टिकुलर चैप्टर का वो पॉलिनेशन है, और ये पॉलिनेशन हम इस पर्टिकुलर वीडियो में आखिरी क्वेश्चंस में आपको बताऊंगा। इसके बारे में बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से। तो हमने ये कहा गैमेट ट्रांसफर, तो याद कीजिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पिछले चैप्टर में हम देख के आए थे 4 प्रोसेसेस थे। गैमेटोजेनेसिस आप देख चुके, दूसरा अब गैमेट ट्रांसफर है, तीसरा फर्टिलाइजेशन होगा, चौथा एम्ब्रियोजेनेसिस होगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि पहला चैप्टर थोड़ा ढंग से पढ़ लीजिए, ये 4 प्रोसेसेस इसी चैप्टर में एंजियोस्पर्म्स के रिलेशन में आपको बताए हुए हैं। सो अभी हमने देखा गैमेटोजेनेसिस, अब हम देखेंगे गैमेट ट्रांसफर। अब गैमेट ट्रांसफर कौन से गैमेट का होना चाहिए? फीमेल गैमेट का होना नहीं है, क्योंकि फीमेल गैमेट आप जानते हैं कि वो वहां पर देखिए एम्ब्रियो सैक किसे कहते हैं, पीछे मेरे से एक क्वेश्चन छूट गया, व्हाट एग्जैक्टली इज एन एम्ब्रियो सैक। सो एम्ब्रियो सैक जो है फीमेल गैमेटोफाइट को कहते हैं एंजियोस्पर्म के, और फुल्ली डेवलप्ड एम्ब्रियो सैक हमने देखा कि 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट है। उस एम्ब्रियो सैक में एक स्टेशनरी एग सेल है, और जो मेल गैमेट्स हैं उनको वहां तक पहुंचना है थ्रू द पोलन ट्यूब, और पोलन ट्यूब के अंदर हमने पिछले चैप्टर में देखा था इवोल्यूशन में कि ये जो मेल गैमेट है ये नॉन मोटाइल है। पोलन ट्यूब इसको पहुंचाती है एग सेल तक और किसी और चीज तक जो कि ट्रिपल, उसको अभी छोड़ देते हैं डबल फर्टिलाइजेशन में कि 2 मेल गैमेट्स किस किस चीज को फर्टिलाइज करते हैं। सो बहुत ध्यान से समझिए, मैंने आपको एक और इवोल्यूशनरी ट्रेंड ये बताया था कि पहले मोटाइल गैमेट्स होंगे, फिर मोटाइल गैमेट्स विद इन द पोलन ट्यूब बीच में किसी प्लांट में आएगा, और फिर आप देखेंगे कि नॉन मोटाइल गैमेट्स जो है वो बेसिकली पोलन ट्यूब पहुंचाती है। सो दिस विल बी द इवोल्यूशनरी पैटर्न। और वहीं पर फिर मैंने आपसे कहा था वो जो 2 सेल्स हैं जिनके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि एक्चुअली वो करते क्या हैं। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। अब जब पॉलिनेशन की बात हुई, दिस इज द ट्रांसफर ऑफ द पोलन्स टू द स्टिग्मा। स्टिग्मा पर लैंड करना पोलन का, इसको आपने क्या कहा? पॉलिनेशन कहा। तो देखिए आपने जेनेटिक्स भी पढ़ा, आप जानते हैं सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, आप जानते हैं क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। सो ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन किसे कहते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन किसे कहते हैं, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो देखिए इस बात को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करनी है, बहुत ध्यान से आपको कुछ बात समझने की कोशिश करनी है। वो ये है कि क्रॉस पॉलिनेशन का बहुत बड़ा एडवांटेज है सेल्फ पॉलिनेशन पे। हमने पहले भी इस चीज़ को देखा, वेरिएशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है वेरिएशन, और अगर सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी कि बेसिकली वो जो वेरिएशन वाला जो एडवांटेज था वो नहीं मिलेगा। सो उस एडवांटेज के लिए बहुत जरूरी है कि क्रॉस पॉलिनेशन के लिए कोई ना कोई स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इसीलिए आपकी एनसीईआरटी जब टाइप ऑफ पॉलिनेशन की बात कर रही है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ऑटोगैमी, गाइटोनोगैमी और जीनोगैमी, दिस इज वेरी वेरी सिंपल। लेकिन ऑटोगैमी में यहां पर क्लीस्टोगैमस और कैस्मोगैमस प्लांट्स की बात कर रही है। आप बताइए व्हाट आर क्लीस्टोगैमस और क्लोज्ड फ्लावर्स एंड व्हाट आर कैस्मोगैमस फ्लावर्स। अब आप मुझे बताइए कि क्लीस्टोगैमस का क्या एडवांटेज है। अगर हम जानते हैं क्लीस्टोगैमस है तो सेल्फ पॉलिनेटेड होगा। सेल्फ पॉलिनेटेड होगा तो क्योंकि पॉलिनेशन के लिए कोई पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए तो वो बहुत ज्यादा चांस पर डिपेंड कर रहा है, उसमें फेलियर हो सकता है। लेकिन अगर क्लीस्टोगैमस फ्लावर है तो पॉलिनेशन तय है, चाहे वो सेल्फ ही हो, और इसका मतलब सीड सेट इज एश्योर्ड। और मैंने आपसे पिछले वीडियो में भी एक बात ये कहा था कि याद रखिएगा कि किसी भी एक स्पीसीज को बचने के लिए 2 चीजें चाहिए, एक नंबर चाहिए और एक वेरिएशन चाहिए। और यहां पर आप नंबर इंश्योर कर रहे हैं कि अगर किसी वजह से पॉलिनेशन फेल हो गई तो कम से कम कुछ में सीड सेट तो होगा। और आप जानते हैं कि सीड जो है फिर डिस्पर्स होकर के ये जो है बेसिकली प्लांट में जर्मिनेट होते हैं। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट।
ये बात समझिएगा क्लीस्टोगैमस और कैस्मोगैमस फ्लावर में। और एक और बात याद रखिएगा, कुछ प्लांट्स का एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें दोनों तरह के फ्लावर्स होते हैं, कुछ फ्लावर क्लीस्टोगैमस, कुछ कैस्मोगैमस, कुछ में क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से आपने कह दिया कि क्रॉस पॉलिनेशन हो सकती है, और कुछ में आपने ये कह दिया कि सीड सेट जरूर इंश्योर होगा। तो वो जो दोनों जो क्राइटेरिया थे सर्वाइवल के लिए, एक नंबर और दूसरा वेरिएशन, दोनों आपने ये कंसेप्ट को अचीव कर लिया। ध्यान दीजिए, गाइटोनोगैमी के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि जेनेटिकली क्या है। देखिए यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, अगर आप देखेंगे तो अगर आप गाइटोनोगैमी की बात करेंगे तो गाइटोनोगैमी में देखिए फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है और जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगैमी। सो यहां पर फिर वो टर्म आएगा मोनोशियस डायोशियस प्लांट, और फिर आपको ये समझ में आना चाहिए कौन सी जेनेटिकली क्या है, फंक्शनली क्या है। यहां से क्वेश्चन आएगा। एंड ऑब्वियसली द एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, ये आपने बहुत अच्छे से तैयार किया हुआ है। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इकोलॉजी में आप देखेंगे कि प्लांट्स के साथ में जो उनके पॉलिनेटर्स हैं वो बहुत ज्यादा को इवॉल्व किए हैं। देयर इज अ ह्यूज को इवोल्यूशन। प्लांट देखिए रिवॉर्ड्स देता है किसको, पॉलिनेटर को, जैसे नेक्टर हो गया, इस तरह के क्या देता है, रिवॉर्ड्स देता है। तो प्लांट नहीं चाहेगा कि उसके जो फ्लोरल रिवॉर्ड्स हैं वो चीट हो जाए, कोई और चीटर ले जाए, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म ले जाए कि उसको नेक्टर तो मिल जाए और वो इसको पॉलिनेट ना करे। तो इसके जो पॉलिनेटर है उसके साथ इनका कोई इवोल्यूशन हुआ है। कहीं पर आप देखेंगे कि इस तरह के कोरोला की ट्यूब बन गई है कि कुछ पर्टिकुलर साइज का इंसेक्ट ही अंदर जा सकता है। से फॉर एग्जांपल कलर में वेरिएशन आ सकता है, डिफरेंट तरह के कलर ऑफ फ्लावर्स को पहचानते हैं डिफरेंट तरह के पॉलिनेटर्स। मैं बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स की बात कर रहा हूं जिसमें इंसेक्ट्स सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसमें बीज बहुत इंपॉर्टेंट है और वो अलग अलग तरह का, मॉथ अलग तरह की चीज देखता है, बीज अलग तरह की चीज देखती हैं, बर्ड्स अलग तरह के कलर के फ्लावर से क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। और कुछ जो कलर आप देख रहे हैं हो सकता है वो कलर जो पॉलिनेटिंग एजेंट है उसको कुछ और दिख रहा हो, वो आपका जो विजिबल स्पेक्ट्रम है उसके बाहर की कोई चीज देख पा रहे हो। सो हो सकता है वो जो फ्लावर आपको एक पर्टिकुलर कलर का दिखता है वो पॉलिनेटर को किसी और तरह का दिखता हो। फिर मैंने आपसे कहा कि फ्लोरल पार्ट्स की मॉडिफिकेशन इस तरह से हो सकती है कि कुछ पर्टिकुलर टाइप के ही फ्लावर अंदर जा पाएंगे। याद कीजिए जो फिग है और जो उसका जो वास्प है जो पॉलिनेटर करता है, कितना इंपॉर्टेंट उनके बीच में को इवोल्यूशन हुआ है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट याद रखिएगा, को इवोल्यूशन और किस तरह से चीटर से अपने आप को क्या कहते हैं प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट्स। और अगर आप एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना याद करेंगे सेक्सुअल डिसीट तो एक अजीब सी चीज है सेक्सुअल डिसीट, सूडो कॉपुलेशन मेडिटेरेनियन ऑर्किड की अगर आप बात कर रहे हैं तो आप याद कीजिए सम वेरी वेरी फैसिनेटिंग एग्जांपल्स इन पॉलिनेशन। फिर बेसिकली जब आप एबायोटिक एजेंट की बात करेंगे तो विंड क्या सबसे कॉमन है। फिर एक क्वेश्चन पूछेंगे कि विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो होंगे उनमें जो पोलन्स हैं वो कैसे होंगे, उनका जो स्टिग्मा है वो कैसा होगा, स्टाइल कैसा होगा, वगैरह वगैरह, कितने ओव्यूल होंगे, ये होंगे। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीडलेस टू से। फिर आपकी एनसीईआरटी कहती है कि वाटर पॉलिनेशन में आप ये पॉलिनेशन बाय वाटर में याद रखना कि जरूरी नहीं है कि सारे एक्वेटिक प्लांट्स क्या होते हैं वाटर से पॉलिनेट होते हैं। वहां पर आपकी एनसीईआरटी जोस्टेरा इन सब चीजों के बारे में अलग अलग चीजें बता रही है। आपने ध्यान रखना है कि किस में किस तरह का, व्हाट इज म्यूसिलाज, व्हाट इज रिबन शेप्ड ऑफ द पोलन ग्रेन्स, हाउ डू दे हेल्प इन द पर्टिकुलर पॉलिनेशन, ऑल दीज टाइप ऑफ थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो एबायोटिक एजेंट्स हैं ये इस तरह के जो इनके पास जो ये स्मेल और जो कलर है वो और नेक्टर है वो क्यों इस तरह की चीजों को लैक कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोबारा तिबारा मैं आपसे कह रहा हूं कि पॉलिनेशन को एक बार मेटिकुलसली पढ़िए, बहुत मेटिकुलसली पढ़िए। और एक और काम कीजिए आप, एक और काम ये आप कीजिए कि यहां पर ये जितने भी पॉलिनेटिंग एजेंट्स यहां पर लिखे हुए हैं, से फॉर एग्जांपल गेको लिजर्ड, गार्डन लिजर्ड, से फॉर एग्जांपल रोडेंट्स, लीमर्स, अगर आप इनकी सबकी बात करें, थोड़ा सा एक्सटेंड कीजिए आपकी एनसीईआरटी को, पता कीजिए कि गेको लिजर्ड वो कौन सा फ्लावर है जिसको पॉलिनेट करती है। दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। एंड देन फाइनली बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है, किस तरह से आउटब्रीडिंग को प्रमोट किया जाता है, किस तरह से यह हो सकता है कि मैच्योरेशन जो है फ्लोरल प्लांट का, बाइसेक्सुअल फ्लावर है वो अलग अलग टाइम पर हो।
व्हाट इज प्रोटोगाइनी, व्हाट इज प्रोटोएंड्री। मैंने ये कहा कि किस तरह से अलग अलग सेक्स ऑर्गन्स अलग अलग टाइम पर डेवलप कर रहे हैं ताकि उनको सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस कम हो जाए। उनकी प्लेसमेंट कैसी है, व्हाट एग्जैक्टली इज मेंट बाय द टर्म विच इज कॉल्ड एज हेटेरोस्टाइली, व्हाट इज हर्कोगेमी, व्हाट इज डाइकोगेमी। ये सारी की सारी चीजें आपको, थोड़ी सी टर्म्स आपको सीखनी पड़ेंगी कि वो सारे के सारे कौन कौन से आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट, व्हाट इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या है, और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में फिर दो तरह की हैं। फिर एनसीईआरटी को एक्सपेंड कीजिए यहां पर, गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या है और स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या है। S1 S2 करके आपकी टेक्स्ट बुक में एग्जांपल दिया हुआ होगा, जस्ट एक बार देख लीजिए उसको। और एक चीज देखिए, ये कुछ हमारे इम्यून सिस्टम जैसा लग रहा है, लेकिन हमारे इम्यून सिस्टम में देयर इज एन एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, बट वी रिजेक्ट नॉन सेल्फ। और यहां पर भी एबिलिटी टू रिजेक्ट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ है, लेकिन यहां पर सेल्फ को रिजेक्ट किया जाता है। एक बेसिक डिफरेंस बता रहा हूं मैं आपको इन दो पर्टिकुलर फिनोमेना में। और फिर उसके बाद में डायोशी कौन सा ऑटोगेमी प्रिवेंट करता है, कौन सा गाइटनोगेमी प्रिवेंट करता है, कौन सा दोनों को प्रिवेंट करता है, डायोशी कंडीशन क्या है। और मैं लास्ट में इस वीडियो में एक बात कह रहा हूं कि ये समझिए कि डायोशी, दैट मींस देयर हैज टू बी क्रॉस पॉलिनेशन एंड देयर इज एन ऑब्वियस एडवांटेज ऑफ द क्रॉस पॉलिनेशन, यू नो व्हाई आई एम सेइंग दैट। फिर मुझे बताइए कि व्हाई डायोशियस कंडीशन इज रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इस क्वेश्चन के साथ मैं दोबारा से इस वीडियो को खत्म कर रहा हूं, दोबारा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अगर डायोशियस कंडीशन होगी तो क्रॉस पॉलिनेशन जरूर होगी। क्रॉस पॉलिनेशन का बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्रॉस पॉलिनेशन से वेरिएशंस आती हैं, आप जानते हैं, बहुत बड़ा एडवांटेज है। लेकिन फिर भी इतने बड़े एडवांटेज के बाद में मुझे बताइए कि डायोशी प्लांट किंगडम में, खासतौर पे एंजियोस्पर्म्स में, क्यों रेयर है। थैंक यू सो मच। प्ले स्टोर पे जाइए, नीट प्रेप टाइप करिए और नीट प्रेप का ऐप इंस्टॉल कीजिए और आज ही मास्टर क्लास से प्रैक्टिस करना चालू करिए।